नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं प्लास्टिड्स की। और ये प्लास्टिड्स जो है प्लांट सेल में मिलने वाला ऑर्गेनेल्स है। इसके अलावा प्लास्टिड्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी मिलते हैं, जैसे यूग्लिना। ये प्रोटिस्टा ग्रुप का है और इसमें भी प्लास्टिड्स पाया जाता है। अब हम लोग देखें कि प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर कैसा है। तो प्लास्टिड्स जो है वो वेरिड स्ट्रक्चर वाला होता है, मतलब विभिन्न प्रकार का इसका जो है वो स्ट्रक्चर होता है। और इसमें ये स्फेरिकल भी हो सकता है या थोड़ा डिस्क्वाइडल हो सकता है, थोड़ा सा फ्लैट, वो जो है डिस्क जैसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, रॉड शेप भी हो सकता है, किसी में रिबन शेप होगा और अलग अलग इसका स्ट्रक्चर हो सकता है। ऑर्गेनिज्म के आधार पर भी इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। और ये जो है प्लास्टिड्स आर वेरिड इन शेप्स। और कौन कौन सा शेप लिखा हुआ है इसमें? स्फेरिकल, रॉड शेप भी हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, थोड़ा लंबा ज़्यादा, और रिबन शेप्ड होगा, जैसे स्पाइरोगाइरा में रिबन शेप्ड होता है। और इसका जो है वो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। मतलब ये जो ऑर्गेनेल्स है इसमें दो मेम्ब्रेन होगा, मतलब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, मतलब दो कवरिंग से ये जो है कवर्ड स्ट्रक्चर ये है। और मिलेगा कहाँ? ये जो है मोस्टली प्लांट सेल में मिलता है। और ये जो है एक कुछ अपवाद है, जो यूग्लिना या और भी कुछ प्रोटिस्टा है जो उसमें ये पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल बाकी जितना भी है मोस्टली एनिमल सेल में ये एब्सेंट होगा। और इसे सेमी ऑटोनॉमस कहा जाता है। सेमी मीन्स हाफ और ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ। ये जो है कुछ रिप्लिकेटिंग करने वाला, डिवीज़न करने वाला हो, मतलब वो आधा काम खुद कर ले और आधा इसे जो है वो न्यूक्लियस द्वारा संचालित होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को भी माना जाता था कि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो पहले कोई पारासिटिक जो है वो होगा ऑर्गेनिज्म, और वो जो है यूनिसेलुलर पारासिटिक ऑर्गेनिज्म होगा जो सेल में रहना शुरू कर दिया। लेकिन फिर धीरे धीरे वो जो है सिम्बायोन्ट्स हो गया, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट देने वाला हो गया। हम लोगों में भी बेनिफिट देने वाला एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात किए थे। और ये जो है प्लास्टिड्स भी वैसा ही माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि ये जो है एक्सटर्नल बॉडी है और वो आके और इसमें मिल गया सेल में, प्लांट सेल में ये रहेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा। तो प्लांट को भी कोई नुकसान नहीं हुआ और इसको रहने का जगह मिल गया, ऐसा माना जाता है। और अब हम लोग देखें तो ये क्या करेगा, इसमें अपना जीनोम होता है, मतलब कि इसमें अपना जीन होगा, डीएनए होगा इसका अपना, और राइबोसोम पाया जाएगा इसमें। तो इस तरह से हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि कुछ जो राइबोसोम होते हैं वो ऑर्गेनेल्स में भी रहते हैं, और कुछ जो है साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में मिलता है उसे साइटोप्लाज्मिक, और जो ऑर्गेनेल्स में मिलता है उसे ऑर्गेनेलिज राइबोसोम भी कहा जाता है। तो इसमें ऑर्गेनेली राइबोसोम पाया जाएगा। और ये जो है वो यहाँ पर हम लोग इसकी कैटेगरीज में बांटते हैं। तो ये जो है वो 3 टाइप्स का मिलेगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट। और ये जो है प्लांट में प्लास्टिड्स का बनना, ये जो है इसमें प्रोप्लास्टिड, एक प्लास्टिड से जो है वो पहले की स्ट्रक्चर को प्रोप्लास्टिड कहा जाता है। वो कलरलेस होता है और वो जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मिलेगा, मतलब कि जहाँ पर शुरुआत हो रहा है सेल का, वो जो है नया सेल बनने वाला है, वहाँ पर ये मिलेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे। और मतलब कि ये जो है डिवीज़न करने वाला ये टिश्यू होता है, और इसमें जो है अलग अलग तरह का सेल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये जो है प्रोप्लास्टिड से ये 3 टाइप्स
इसका मिलेगा। और इसमें कौन कौन है? ल्यूकोप्लास्ट सबसे जो है, हम लोग इसको देखें तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? वो जो है कलरलेस प्लास्टिड्स है, मतलब कि इसमें कोई कलर वाला प्लास्टिड मतलब कलर का पिगमेंट इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें कोई पिगमेंटेशन नहीं है, और इसके कारण ही इसे जो है वो ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोप्लास्ट, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स और उधर डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, तो वैसे ही यहाँ पर इसमें है कलरलेस है तो इसको ल्यूकोप्लास्ट कहा जाएगा। मतलब कि इसमें क्रोम जो है उसका अभाव होता है, मतलब क्रोमा मीन्स कलर, तो कलर का अभाव होगा तो उसको ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। और ये जो कुछ प्लास्टिड्स इसका जो है वो एक सेल से मतलब कि ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी इसमें हो सकता है कि मतलब ल्यूकोप्लास्ट से या तो वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्सन इसका हो जाएगा। तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, वो जो है स्टोरेज करने वाला, मतलब ये जो है स्पेशलाइज्ड हो जाता है टू स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। तो यहाँ पर फूड क्या क्या प्रिपेयर्ड होगा? तो ये एक तो है सबसे पहला कि स्टार्च बनेगा प्लांट में, और स्टार्च के अलावा भी होता है प्रोटीन और फैट। तो यहाँ पर जो स्टार्च को स्टोर करने वाला होगा उसको कहेंगे एमाइलोप्लास्ट। ये जो है यहाँ एमाइलोप्लास्ट कहलाएगा, स्टार्च स्टोर करने वाला होता है। और वो कहाँ पर मिलेगा? जैसे इसका एग्जाम्पल है, हम लोग आलू यूज़ करते हैं, पोटैटो का वो जो है ट्यूबर उसको कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, गांठ जो है वो स्टेम का वो गांठ है। तो यहाँ पर वो मॉडिफाइड हो गया है वहाँ, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, और वो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करने का काम करता है। इसी तरह से फिर और व्हीट में, राइस का सीड में, ये सब में भी मिलेगा वो जो है कलरलेस पार्ट्स जो रहेगा उसका, और वो उसमें रहेगा स्टार्च स्टोर्ड रहेगा। इसी तरह से फिर फैट बहुत सा है, आपको वायल सीड मिलेगा, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके स्टेम में भी या उसके बार्क में भी, कुछ लीफ में भी वायल जो है वो स्टोर रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे आपको क्लोव मिलेगा, लौंग मिलेगा, उसमें भी रहता है, या इलायची, ये सब जो भी है आपको उसमें भी जो मिलेगा तो वो स्टोर करने का काम ये करता है। ये जो है यहाँ इलायोप्लास्ट स्टोर करता है वायल एंड फैट, तो वायल सीड और ट्यूबरोज में मिलेगा। इस तरह से करके हम लोग देखेंगे। और एल्यूरोप्लास्ट जो है वो रहेगा स्टोर करने के लिए स्पेशलाइज्ड है प्रोटीन को स्टोर करने की एबिलिटी इसमें होती है, इसको कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट। और ये जो एल्यूरोप्लास्ट है वो किस में पाया जाएगा? जो दलहन फसल है उसके सीड में पाया जाएगा, या फिर कुछ जैसे ग्रेन्स भी हैं उसमें भी रहता है। जैसे मेज, मक्के का जो सीड है उसमें एक लेयर होगा, खास तरह का लेयर, ये जो है मक्के का सीड है इस तरह का होगा, और इसमें यहाँ पर इम्ब्रियो पाया जाता है। तो ये इसके किनारे किनारे एक मिलेगा, ये मोनोकोटिल्डोन है, मतलब कि ये सिंगल इसमें कोटिल्डोन होता है। तो ये जो है इसमें एक लेयर होगा यहाँ एल्यूरीन, ये जो है इसमें एल्यूरोन का एक लेयर होगा, यहाँ पर एक लेयर होगा, लेयर ऑफ एल्यूरोन यहाँ पाया जाएगा इसमें। तो इस तरह से ये मेज में मिलेगा। और अब हम लोग देखें दूसरा टाइप का जो प्लास्टिक है वो है क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड है। ग्रीन के अलावा जो कलर होता है प्लांट में वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। क्रोमा मीन्स कलर, तो वो कलर्ड प्लास्टिड्स होगा, लेकिन अदर देन ग्रीन के अलावा इसमें जो है वो कलर पाया जाएगा।
और इसमें जो है कलर कलर के लिए इसमें जो है वो पिगमेंट होता है, और वो पिगमेंट यहाँ जो है इसमें अलग अलग तरह का पिगमेंट पाया जाएगा। जैसे टमाटर है तो उसमें लाइकोपीन, और इसी तरह से गाजर है तो उसमें कैरोटीन पाया जाएगा। और भी अलग अलग फ्लावर है तो उसका जो है पेटल्स में मिलेगा तो वो जैंथोफिल या अलग अलग ये सब जो है केराटिनॉइड कहलाएगा। प्लास्टिक जो कलर पिगमेंट होता है वो केराटिनॉइड कहलाएगा। और ये सब जितना भी है कलर पिगमेंट ये सब पाया जाएगा यहाँ क्रोमोप्लास्ट में। और ये जो है क्रोमोप्लास्ट में पाया जाने वाला जो है वो कौन कौन हो गया, इसमें हो जाएगा जैंथोफिल, लाइकोपीन, और ये जो है इसके अलावा कैरोटीनॉइड मतलब कि कैरोटीन इसमें पाया जाएगा। तो ये सब जो है वो यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट में कलर देने का काम करेगा। और ये जो है क्रोमोप्लास्ट का जो कलर होगा वो कैसा होगा, तो ऑरेंज रेड जो है वो इसका होगा, और ब्राउन हो सकता है, ऑरेंज रेड ब्राउन, और इसका जो है मिक्स करके और थोड़ा जो है कलर इसमें अलग अलग हो जाएगा। पेटल्स का जो कलर होता है, तो इसका एक फ़ायदा होता है प्लांट्स में कि यदि फ्लावर्स में है मतलब उसके पेटल्स का कलर यदि जो है वो अट्रैक्टिव लगने के लिए वो रहता है, और वो इंसेक्ट को पॉलिनेट मतलब इंसेक्ट जो है वो यहाँ पर पॉलिनेट करने के लिए आ जाएगा। पॉलिनेशन होगा तो ये जो है फ्लावर अट्रैक्टिव दिखेगा तो इसमें पॉलिनेशन शुरू हो जाएगा। इसी तरह से फिर जैसे टमाटर देखे होंगे वो शुरू में ग्रीन रहता है और बाद में फिर वो जो है वो रेड हो जाता है। तो यहाँ पर टमाटर का रेड होना ये जो है वो कन्वर्सन हो जाता है, ग्रीन कलर का है तो ये इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्लांट्स के राइपनिंग के समय, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो ये जो है क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्सन के कारण ही उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। इसी तरह से और भी बहुत सा फल देखे होंगे, उसका जब शुरुआत में देखेंगे ऊपर से कवरिंग उसका जो है वो ग्रीन होगा और फिर धीरे धीरे वो जो है कवर उसका जो है छिलका कहें तो वो धीरे धीरे उसका जो है वो कलर्ड हो जाता है, कोई लाल हो जाएगा कोई पीला हो जाएगा। जैसे केले का जो है कलर तो वो छिलका उसका हरा रहेगा पहले जब वो अनराइप है तब, और जब राइपेंड हो जाएगा तो वो उसका छिलका पीला या अलग अलग और कलर का हो जाएगा। इसी तरह से और भी बहुत सा जो है वो प्लांट्स में भी आपको मिलेगा। किसी का जो है वेरिजेटेड लीफ जो है उसमें भी वैसा ही होता है, जैसे क्रोटोन का लीफ है या और भी अलग अलग, तो वहाँ पर उसमें जो कलर होता है छींटदार मतलब उसको कहेंगे पैचेस, उसमें जो होगा वो सब स्पॉटेड जो है वो क्या होगा, उसमें क्रोमोप्लास्ट होगा, जिसके कारण ही वो जो है उसका वहाँ पर ग्रीन कलर न रह के अलग अलग कलर हो जाता है। और ये जो है कैरोटीन या फिर लाइकोपीन ये सब जो है उसमें जैसे कैरोटीन है तो यहाँ पर इसमें विटामिन ए के सिंथेसाइजेशन में मदद करता है। प्लांट में विटामिन ए का जो है सिंथेसाइजेशन होगा, और वो जैसे गाजर है तो उसको खाने से मतलब कि उसमें विटामिन ए मिलता है। इसी तरह से पपीता है तो पपीता में भी अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे। तो ये जो है लगभग सभी तरह के विटामिन पपीता में पाया जाता है। और अलग अलग जो है फ्रूट्स हैं तो ये सब में विटामिन्स, तो ये विटामिन ए के सिंथेसाइजेशन में हो गया, कैरोटीन मदद करेगा। इसी तरह से और भी जो है इसमें एक और ख़ास बात है कि एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है, एजिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, मतलब कि वो आदमी कम उम्र में ही बूढ़ा दिखने लगता है या फिर बुढ़ापा में थोड़ा सा शरीर जो है वो ढीला ढाला होना शुरू हो जाता है,
तो उन सबों को रोकने का काम ये कलर्ड जो पिगमेंट है वो करने का काम करता है ह्यूमन में। तो ये जो है वो यूज़ करने लायक भी चीज़ है, मतलब कि कलर्ड यदि हम लोग फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेते हैं तो वो जो है हमें फ़ायदा पहुंचाएगा, उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद रहेगा। और इसके अलावा अब हम लोग देखें तीसरा, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कैसा होगा? इसमें जो है ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स है और ये प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही इसका जो है कलर ग्रीन होगा। और यहाँ पर ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोफिल के कारण होगा। और कुछ और भी देखेंगे कि कलर जो है अलग अलग, जैसे एल्गी है तो उसमें कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, तो अलग अलग उसका जो नाम है तो वो उसके कलर के आधार पर भी होता है। तो उसमें अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मतलब कि क्लोरोफिल के अलावा भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसमें पाया जाता है, जिसके कारण ही उसका जो है रंग अलग होता है। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है, जैसे अगर एल्गी है, रेड एल्गी है, तब उसमें पाया जाएगा, उसको कहते हैं रोडोप्लास्ट। इसके फोटोसिंथेटिक जो है वो मटेरियल्स को कहेंगे, प्लास्टिड्स को कहेंगे रोडोप्लास्ट। इसी तरह से जो है ब्राउन है तो इसको थियोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये जो है थियोप्लास्ट कहलाएगा ब्राउन एल्गी और रोडोप्लास्ट कहलाएगा रेड एल्गी में पाया जाने वाला प्लास्टिड्स। तो इस तरह से अलग अलग टाइप का प्लास्टिड्स, और कुछ जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या ये सब, तो उसमें जो है साइनोबैक्टीरिया भी इसे कहा जाता है, इसमें भी अलग तरह का होगा। फिर हम लोग देखें अब इसका स्ट्रक्चर। एक और बात हम बताए थे आपको पहले कि प्लास्टिड्स जो है उसमें, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर रिबन शेप्ड होता है स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा है तो उसका जो है स्ट्रक्चर एक सीधा लंबा स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें जो है वो मिलेगा रिबन शेप्ड। हम लोग को देखना है अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, किस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। हम लोग डायग्राम आसानी से बनाने वाला, एकदम आसान तरीका से हम आपको डायग्राम बनाना सिखाएंगे। और देखिए इसमें सबसे पहला डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर बनाना है। ये हो गया एक मेम्ब्रेन, और दूसरा मेम्ब्रेन जो है हम इसमें इधर से अंदर से भी दे सकते हैं। ये इस तरह से ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर बन गया। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इसका इनर मेम्ब्रेन। और ये दोनों मिलाकर इनवेलप कहलाएगा। ये जो है, और ये इनवेलप होगा, मतलब कि प्लास्टिड का इनवेलप है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बीच वाला जो ये पोर्शन है इसको कहेंगे, अंदर वाला जो पोर्शन अस्ट्रोमा, अस्ट्रोमा कहलाएगा। और इसमें भरा हुआ होगा, अस्ट्रोमा में जो है मैट्रिक्स इसमें भरे हुए होंगे, और यहाँ पर डीएनए भी पाया जाएगा। इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर इसमें दिया जा सकता है। राइबोसोम पाया जाएगा, प्लास्टिडो राइबोसोम भी कह सकते हैं। इसमें फ्यू राइबोसोम्स होंगे और इसमें कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया डीएनए, इसका अपना डीएनए मॉलिक्यूल्स होगा, और ये
राइबोसोम्स होगा। और ये जो है इसमें एक स्ट्रक्चर होता है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ग्रेना। ये इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ग्रेना, और एक दूसरा से ये जुड़ा हुआ रहेगा। ये है ग्रेना, सिंगुलर हो गया ग्रेनम, और ये सब हो गया ग्रेना। और इसका जो एक स्ट्रक्चर है ये वाला कहलाएगा, इस तरह से जो एक है, जैसे मान के चलिए कि सिक्का जो हम लोग चेंज देखते हैं 1 रुपया 2 रुपया वाला, तो उसका जो है क्वाइंस जैसा ही ये स्ट्रक्चर रहेगा, एक सिंगल रहेगा, इसको थैलेक्वाइड कहते हैं, एक सिंगल वाला। और थैलेक्वाइड मिलके, और ये बहुत सा थैलेक्वाइड एक जगह मिल जाएगा, तो इसको कहेंगे, ये जो हो गया ये पूरा ग्रेना कहलाएगा, ग्रेनम। सिंगुलर हो गया ग्रेनम, और ये प्लूरल इसका ग्रेना कहलाएगा। और ये इसमें हम लोग इस तरह से जोड़ देंगे, एक स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, और ये आपस में एक दूसरा को जोड़े हुए रहेगा। यहाँ पर लैमेला या और बहुत सा प्लूरल हो गया, तो इसे लैमेली कहते हैं। इस तरह का ये स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें। और ये वाला जो लिक्विड भरा हुआ है इसको कहेंगे मैट्रिक्स। ये होगा यहाँ पर इसका क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट का ये हो गया स्ट्रक्चर। और हम लोग देखेंगे इसमें कि प्लास्टिड्स जो है ये इसमें, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है इसमें कलर्ड किसमें रहेगा, ये थैलेक्वाइड है, तो इसमें होगा क्लोरोफिल भरा हुआ होगा थैलेक्वाइड में। यहाँ पर अंदर इसमें जो ग्रीन कलर का जो है ये इसमें क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोफिल्स इसमें भरे हुए होंगे। ये जो है थैलेक्वाइड में क्लोरोफिल होगा। और ये क्लोरोफिल जो है वो क्या काम करेगा, क्लोरोफिल ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट को ट्रैप करने का काम करेगा। और उसके बाद यहाँ पर होगा फोटोलाइसिस, मतलब कि फोटो केमिकल रिएक्शन होगा। लाइट के उपस्थिति में जो रिएक्शन होगा उसको फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो फोटो केमिकल रिएक्शन होगा इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है अलग अलग हो जाएगा वाटर का। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है वो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, मतलब कि H2O, और ये जो है ये H2 और O2 में ये जो है अलग अलग हो जाएगा। और ये होगा किसके उपस्थिति में, लाइट और क्लोरोफिल। तो इसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो यहाँ पर फोटोलाइसिस, इस प्रोसेस को कहेंगे फोटोलाइसिस। और ये जो है फोटोलाइसिस के क्रम में यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गया। और साथ साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और यहाँ जो है प्लस वाटर, मतलब कि ये जब दोनों मिलेगा तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, फोटोलाइसिस हो रहा है। तो यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, C6H12 और O6, और फिर ये जो है O2 अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर C6H12O6, मतलब कि इसका जो कार्बन ऑक्सीजन ये दोनों हैं, तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और जिसके कारण ये यहाँ पर ग्लूकोज बना, और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन यहाँ पर इसमें रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा। और इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस में दो तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन जो लाइट के उपस्थिति में होने वाला है, और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन का मतलब यहाँ पर अंधेरा में होने वाला रिएक्शन नहीं,
डार्क रिएक्शन का मतलब होता है कि जिसे लाइट की आवश्यकता नहीं हो, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें यहाँ पर लाइट की आवश्यकता नहीं होती है तो इसमें डार्क रिएक्शन कहलाएगा। और जो लाइट के उपस्थिति में होता है, जैसे यहाँ ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट हुआ क्लोरोफिल के द्वारा, और वे जो है फोटोलाइसिस प्रोसेस हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ये जो है टूट गया वाटर, तो ये प्रोसेस है वो फोटो केमिकल रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहते हैं। और अगर इसमें जो कन्वर्सन होगा, मतलब कि यहाँ पर जो ये बदल रहा है, तो ये जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें अब लाइट चाहिए, तो ये बिना लाइट का भी हो जाता है, तो इसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो दिन में जो है वो लाइट रिएक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेता है, और वो जैसे जेरोफाइट्स हैं, कुछ ओपोन्सिया जो है वो प्लांट, वो क्या करता है कि दिन में उसका जो है स्टोमाटा सब बंद रहता है, ज़्यादा गर्मी होने के कारण वो जो है स्टोमाटा को बंद कर लेता है और उसमें ट्रांसपेरेशन को रोक देता है। तो ये क्या करेगा, या कैक्टस है तो वो उसमें बहुत कम जो है वो स्टोमाटा खुलेगा। और यहाँ पर ओपोन्सिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो स्टोमाटा जो है उसमें रात के समय खुलता है, तो दिन में वो ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट हो गया, फोटोलाइसिस का प्रोसेस हो गया, और फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है, मतलब कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा उसे, तब वो फोटोसिंथेसिस का पूरा जो है कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा उसमें। तब यहाँ पर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को वो रात में लेगा, और रात में लेके और इधर जो हाइड्रोजन, इसमें का जो टूटा हुआ हाइड्रोजन है वो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदला, तो ये हाइड्रोजन लेके और ये रात के समय ग्लूकोज बना लेगा और ऑक्सीजन मुक्त कर देगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस उसमें होता है, जो दिन में भी कुछ पार्ट हुआ और कुछ पार्ट रात में भी हुआ। तो मतलब कि लाइट रिएक्शन इसका जो है वो दिन में कंप्लीट हो गया, और फिर जो डार्क रिएक्शन है इसके बाद वाला जो प्रोसेस है, मतलब कि वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेना वाला जो प्रोसेस है और उसके साथ कंबाइन होगा हाइड्रोजन, ये सब प्रोसेस उसमें होता है वो रात के समय। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि अंधेरा में होने वाला प्रोसेस को डार्क रिएक्शन नहीं कहेंगे, जो बिना लाइट के होने वाला इसमें केमिकल रिएक्शन है उसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। और जो लाइट के प्रेजेंस में होने वाला है, मतलब कि जिस केमिकल रिएक्शन में लाइट की आवश्यकता होती है उसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, और जिस केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर लाइट की जो है उपस्थिति होना अनिवार्य नहीं है उसे कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोग आज देखें क्लोरोफिल का ये जो है स्ट्रक्चर, इसका कुछ फंक्शन, तो ये क्या क्या काम करेगा क्लोरोफिल का जो है इसमें फंक्शन हम लोग देखें कि ये ट्रैपिंग करेगा सनलाइट का, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये जो है भोजन बना लेगा, मतलब कि ये जो है सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेगा और वो जो है फिर उसे कन्वर्ट कर देगा कॉम्प्लेक्स में। अब हम लोग देखेंगे यहाँ इसका फंक्शन। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन फोटोसिंथेसिस करना, प्लांट में फोटोसिंथेसिस करेगा। फिर है कुछ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एब्सॉर्प्शन, ये जो है क्लोरोप्लास्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके और वो ग्लूकोज बनाने का काम करता है, इसलिए इसका एब्सॉर्प्शन भी होगा। फिर है रिप्लेनाइज करने का काम करेगा, ये ऑक्सीजन प्लांट द्वारा ये जो है फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें ऑक्सीजन बाहर रिलीज होता है, तो एटमॉस्फेयर में रिप्लेनाइज करने का काम ये करेगा ऑक्सीजन का। फिर हम लोग देखेंगे कि ये स्टोरेज ऑफ स्टार्च, तो कुछ जो है इसमें स्टार्च टेम्पोररली या परमानेंटली स्टोर हो जाता है, ये स्टोर करने का काम करता है स्टार्च को भी। और कुछ जो है इसमें एटीपी का भी फॉर्मेशन हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, इसमें कुछ में एटीपी का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, जो बाद में सेल के एक्टिविटी मतलब सेलुलर एक्टिविटी के लिए ये एटीपी काम आएगा। एटीपी का मतलब समझते ही हैं कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो है एडीपी से एटीपी में कन्वर्सन होता है, और उसके बाद जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ ये
एनर्जी देने का काम करता है। इसके अलावा भी और है कुछ जो है क्लोरोप्लास्ट, बताए थे पहले भी कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि टमाटर में हम लोग देखते हैं कि टोमेटो जो है वो पहले अनराइप रहेगा, वो ग्रीन रहेगा, और वो बाद में धीरे धीरे उसमें कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, और वो क्रोमोप्लास्ट के कारण ही वहाँ जो है उसका कलर रेड हो जाता है। तो इस तरह से आज हम लोग देखें प्लास्टिड्स, फिर नया सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, और हम लेके दूसरे लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।